So let us start with today's class, Code of Criminal Procedure 1973, Act number 2 of 1974. This act was enacted on 25th of January 1974 and was enforced from 1st April 1974. 41st लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस पे ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। चैप्टर 7 से हम डील कर रहे हैं और चैप्टर 7 है रिगार्डिंग द प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई आर्टिकल, कोई थिंग कोर्ट चाहता है कि उसके सामने प्रेजेंट की जाए तो उसे मंगवाने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, ये चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफाई करता है। टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज समन्स टू प्रोड्यूस, सेक्शन 91 और 92, इसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसमें 2 पार्ट्स में हमने देखा था कि एक तो अगर कोर्ट ये चाहती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आर्टिकल उसके सामने प्रेजेंट किया जाए तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, सम्मन्स इशू कर देगी उस पर्सन को। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये चाहता है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई आर्टिकल उसके पास में प्रेजेंट की जाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पजेस, तो वो एक रिटन ऑर्डर इशू कर देगा। देन ये चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पर्सन खुद ही जाए, खुद ही वहाँ पे प्रेजेंट हो, वो किसी और के थ्रू भी, अपने प्लीडर के थ्रू, अपने किसी एजेंट के थ्रू भेज सकता है डॉक्यूमेंट, दैट विल बी सफिशिएंट। देन हमने देखा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई पार्सल या कोई आर्टिकल जो पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के पोजीशन में है, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के पोजीशन में है, तो उसके लिए अथॉरिटी इनके पास नहीं है कि वो सम्मन्स इशू करें या ऐसा कुछ। उसके लिए क्या होता है, फिर उसके लिए सेक्शन 92 अप्लाई होता है। सेक्शन 92 में हमने 4 कैटेगरीज ऑफ कोर्ट पढ़े थे। पहला था हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इन 4 के पास में पावर है दैट दे कैन इशू द सम्मन्स फॉर द आर्टिकल्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। और अदर कोई कोर्ट अगर चाहती है तो वो क्या करेगी, फिर वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि आप इस आर्टिकल को सर्च करके रखो, वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द अदर 4 कोर्ट्स। ये हमने सेक्शन 91 92 को ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द सर्च वारंट्स। कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई जिस पर्सन के पोजीशन में, कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट्स हैं या ये जो आर्टिकल हमें चाहिए ये है, दैट पर्सन विल नॉट प्रेजेंट दैट आर्टिकल, और बल्कि हो सकता है वो उसका मौका लगे तो वो उनको इधर उधर खो देगा, छुपा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्पोज कर देगा। तो ऐसा अगर कहीं कोई संदेह हो तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि कोर्ट को ये कंफर्म ना हो कि ये आर्टिकल किसके पोजीशन में है। अब मान लीजिए एक घर है जिसमें वो डॉक्यूमेंट है और उसमें 4 भाई रहते हैं, चारों के अलग अलग कमरे हैं, और कोर्ट को ये तो पता है कि भी इन 4 में से किसी के पोजीशन में यह है, लेकिन 4 में से किसके पोजीशन में पता नहीं। तो या तो कोर्ट को ये पता ना हो कि किसके पोजीशन में है, या कोर्ट को ऐसा डाउट हो कि जिसके पोजीशन में वो लेके आएगा नहीं बल्कि और उसको डिस्पोज कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट फिर सम्मन्स इशू नहीं करती है बल्कि सर्च वारंट इशू कर देती है। सर्च वारंट इशू कर देती है, और ये तो हमने नॉर्मली बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा ही है। आते हैं हाथ में एक वारंट लेके और बोलते हैं दैट हमारे पास आपकी तलाशी का वारंट है, और सर्च किया जाता है उस प्लेस को। जब उस प्लेस को सर्च किया जा रहा है जिस प्लेस पे उस डॉक्यूमेंट के होने का एक्सपेक्टेशन है, तो कभी कभी कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस पूरे एरिया का या उस पूरे बिल्डिंग का, उस पूरे घर का, उस पूरे प्रेमिसेस का एक पर्टिकुलर पोर्शन भी स्पेसिफाई कर सकती है। अगर कोर्ट को लगे कि नहीं ये जो इतना 6 मंजिल का घर है, 10 मंजिल का घर है, इसमें से ये सेकंड फ्लोर को ही आपको सिर्फ सर्च करना है, वो अगर वारंट में ऐसा स्पेसिफाई कर देती है, तो फिर वो जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो सिर्फ उसी प्लेस को इंस्पेक्ट करेगा, उसी प्लेस को सर्च करेगा, नॉट द अदर प्लेसेस। ये प्रोविजंस है रिगार्डिंग द सर्च वारंट एंड ऑल। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास सेक्शन 93 से। क्या लिखा है सेक्शन 93 में? सेक्शन 93 इज व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। सर्च वारंट कब इशू किया जा सकता है? तो देखिए सब सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, वेयर एनी कोर्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या आ गया, एनी कोर्ट। क्यों? क्योंकि हमने देखो, आपको याद होगा सेक्शन 92 में
डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्ट्स की डिफरेंट पावर्स को पढ़ा था। कौन पोस्टल डिपार्टमेंट को सम्मन्स इशू कर सकता है, कौन उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ऐसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड लिख दिया इसने, एनी कोर्ट, ठीक है, वेयर एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन विल, where any court has reason to believe that the person will not produce। तो देखिए सबसे पहला तो क्या बात आ जाती है, कोर्ट को पहले ही लग रहा है कि पर्सन विल नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और द थिंग एज रिक्वायर्ड बाय सच सम्मन्स, जो कि उससे सम्मन से रिक्वायर्ड किया गया है या रिक्विजिशन उसको इशू किया है। इस इन चीज़ों इससे वो प्रेजेंट नहीं करेगा, इस चीज़ का पहले से बिलीव करने का रीज़न हो कोर्ट के पास। या तो secondly, where such document or thing is not known to the court to be in the position of any person, कि भाई वो किस पर्सन के पोजीशन में है, किस व्यक्ति के पोजीशन में, ये बात भी क्लियर ना, ये पता नहीं है, नॉट नोन टू द कोर्ट, ठीक है। वेयर द कोर्ट कंसिडर्स दैट जनरल सर्च, और कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, कोर्ट कंसिडर्स दैट द जनरल सर्च और इंस्पेक्शन is necessary, it may issue the search warrant। पहली सिचुएशन कि जहाँ पे कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव हो या डाउट हो कि पर्सन प्रोड्यूस नहीं करेगा डॉक्यूमेंट। दूसरा, उसको ये कंफर्म ना हो कि भी एक्चुअल में पोजीशन किसका है। और तीसरा ये कि कोर्ट के पास में जनरल सर्च कंडक्ट करवाने का एक पर्टिकुलर कोई रीजन हो, ठीक है। तो ये लिखा सबसेक्शन 1 में, तब वो कोर्ट इशू कर सकता है सर्च वारंट। फर्दर देखिए क्या लिखता है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन वारंट, वो वारंट में पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर देगा द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल बी एक्सटेंडेड। तो ऐसा अगर वो स्पेसिफाई कर देता है, उसी जैसे कोर्ट लिख दे उसमें वारंट में कि उस घर में आप जाएंगे, उस घर में सेकंड फ्लोर पे वो एक रूम है, उसमें वो अलमीरा है या वहाँ पे वो जो लॉकर है, सिर्फ उस लॉकर को ही आपको खोल के चेक करना, उस लॉकर में वो सामान है नहीं। उसने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि पर्टिकुलर उसी चीज़ को जाके आप सर्च करोगे, बाकी पूरे घर के सोफे नहीं फाड़ोगे, पर्दे नहीं फाड़ोगे, पूरा सामान नहीं बिखरोगे। तो ऐसा वो स्पेसिफाई कर देता है, तो फिर क्या करेगी, देयर ऑफ इट विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल बी एक्सटेंडेड, तो उसी जगह पे फिर एक्सटेंड होगा सर्च। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ओनली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अब ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, सबसेक्शन 1 में तो लिखा था एनी कोर्ट, ओनली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the postal or telegraph authority। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। सम्मन्स इशू करना है, अगर पोस्टल डिपार्टमेंट को अगर सम्मन इशू करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आर्टिकल, सर्टेन पार्सल, सर्टेन डॉक्यूमेंट, तो वह सेक्शन 92 में कवर होता है। और ये सम्मन इशू करने की पावर किस किस के पास में थी, डीएम, सीजेएम, सेशन जज एंड हाई कोर्ट, 4 के पास पावर थी। लेकिन अगर पोस्टल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में सर्च वारंट इशू करना है, वो सर्च वारंट इशू करने की पावर किसके पास में है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में है। सेशंस जज और हाई कोर्ट यहाँ से हट गया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सेक्शन 93 सब सेक्शन 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आए होंगे ये सारे पॉइंट्स आपको। ये क्या बुक में भी, जैसे बेयर एक्ट में आप देखेंगे तो बेयर एक्ट में काफ़ी फॉर्मल लैंग्वेज लिखी हुई है और थोड़ा सा लेंदी सा नज़र आता है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। आप इनको एक बार माइंड में इनको ब्रेक करके पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। तो सेक्शन 93 में 3 ही बातें लिखी थी। पहली बात कि सम्मन कब इशू किया जा सकेगा, दूसरी बात कि उसमें कोई पर्टिकुलर प्लेस स्पेसिफाई हो सकती है, और तीसरी बात अगर पोस्टल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में वो वारंट इशू करना है तो सर्च वारंट पोस्टल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कौन कौन इशू कर सकेगा। सेक्शन 94 क्या लिख रहा है देखिए, सर्च ऑफ सस्पेक्टेड सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। अब सपोज कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के इंटेंशन नहीं कोर्ट की या कोई पुलिस ऑफिसर की या वो,
कोई आर्टिकल कोई डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए पर्पज से नहीं, बल्कि अगर कोई ऐसा डाउट है कि इस प्लेस पर स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, इस प्लेस पर कोई फोर्स्ड डॉक्यूमेंट वगैरह रखे हुए हो सकते हैं या प्रिपेयर किए हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फोर्स्ड डॉक्यूमेंट वहाँ पे सिर्फ रखे हों, वहाँ पे उनका प्रोडक्शन भी हो सकता है, यानी कि उनको वहाँ पे बनाया जा रहा हो, फोर्स डॉक्यूमेंट्स को जाली दस्तावेज बनाए जा रहे हों, या चोरी की संपत्ति वहाँ पे इकट्ठी करके रखी गई हो। ऐसा अगर कोई सस्पिशन है, ऐसा कोर्ट को अगर कोई सस्पेक्ट है, कोर्ट के साथ में अदर भी यहाँ पे पोस्ट स्पेसिफाइड है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस प्लेस का सर्च कर सकते हैं। कौन कर सकता है, देखिए आगे देखते हैं कौन कौन किस किस के पास में ये पावर है। इफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC किसके लिए लिखा है मैंने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए। कोई भी एब्रीवेशन आपको कभी ऐसे डाउटेड लगना आप पूछ लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर, अब उनके पास में ऐसा कोई डाउट है, उनके पास रीजन है बिलीव करने का, दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, वो जगह पे या तो चोरी की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको जमा करके रखा जाता है या वहाँ से सेल किया जाता है चोरी की संपत्ति को, और फॉर द डिपॉजिट और सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स जो हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है और उनका प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है या फिर उनका सेल किया जाता है। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स क्या हैं वो अभी हम आगे देखेंगे इसमें। तो ऐसा अगर कोई रीज़न है बिलीव करने का, किसके पास में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड JMFC, he may warrant authorize he may by warrant authorize any पुलिस ऑफिसर, तो किसे ऑथराइज किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कि हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेबल से अबव रैंक वाला होना चाहिए। कांस्टेबल से अबव रैंक वाले पुलिस ऑफिसर को ऐसे इंस्ट्रक्शन इशू करेगा। कौन इंस्ट्रक्शन इशू करेगा, या इंस्ट्रक्शन नहीं, वारंट इशू करेंगे। वारंट कौन इशू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब ये देखिए उस वारंट में क्या क्या पावर्स दी जाएंगी। वारंट तो इशू कर दिया, वारंट में क्या क्या पावर्स दी जाएंगी वो देखें आप यहाँ पे। तो वारंट में ये पावर होगी, पहली पावर टू एंटर द सच प्लेस, उस जगह में एंटर करो। दूसरा, टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, उस वारंट में जिस तरह से लिखा गया है, बताया गया, उस तरह से उस जगह को पूरी तरह से तलाशी ली जाए, सर्च किया जाए। तीसरा, टू टेक पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल, उस एरिया में या उस प्लेस पर जो भी आर्टिकल्स मिली हैं उनको पोजीशन में लिया जाए। अच्छा, वो आर्टिकल्स ऐसे नहीं कि जो मिली सभी कुछ ले लिया जाए, जिस स्टोलन प्रॉपर्टी का या जिस ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का सस्पिशन है वो वाली आर्टिकल पोजीशन में लिया जाए। ठीक है, फिर और क्या उसमें पावर देंगे, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, और ये आर्टिकल और प्रॉपर्टी जो है उसको अपने पोजीशन में लेकर पुलिस ऑफिसर घर नहीं लेके जाएगा, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा। और टू गार्ड द सेम, अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, इसने क्या लिखा है, वो जो भी आपने वहाँ पे पोजीशन में लिया उसको आप मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो। अब कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उस प्रॉपर्टी को ईजीली वहाँ से मूव नहीं किया जा सकता हो, या फिर वहाँ से मजिस्ट्रेट के पास इमीडिएट ले जाना पॉसिबल ना हो, ऐसा कुछ, तो उसके लिए सेपरेट प्रोविज़न दे रखा है इसमें। क्या लिख रखा है, दैट इज़ टू गार्ड द सेम, वही प्रॉपर्टी को गार्ड करना, ऑन द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो फिर क्या है, वो प्रॉपर्टी को वहीं पे गार्ड करेगा और मैं उसको ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के पास में लेके जाएगा जो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में मिला। अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ इट सम प्लेस ऑफ सेफ्टी, और या फिर उस प्रॉपर्टी को अगर वो चाहे तो एनी सम प्लेस ऑफ सेफ्टी पर डिस्पोज भी कर सकता है। आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि भी कुछ हथियार मिलते हैं उनको डिस्पोज किया जाता है,
कोई अगर जैसे कोई नशीले पदार्थ मिलते हैं लाइक लिकर्स वगैरह, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो वो भी सिचुएशन एक हो सकती है, वो सब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन थी। क्या क्या होगा वारंट में? सबसे पहला प्लेस में एंटर करो, दूसरा प्लेस को सर्च करो, तीसरा जो आर्टिकल्स मिले उनको पोजीशन में लो, और चौथा पोजीशन में लेके उन प्रॉपर्टीज को क्या करो, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो, और अगर ज़रूरत लगे तो उन प्रॉपर्टी को वहीं पे गार्ड करो, और जो ऑफेंडर है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो, और ज़रूरत हो तो उस प्रॉपर्टी को वहाँ कोई सेफ प्लेस पे ले जाके डिस्पोज भी किया जा सकता है। फर्दर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पे है हमारे पास में, क्लॉज ई, टू टेक एनी कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस। उस जगह पर जो भी पर्सन मिला, चाहे वो ओनर है, एम्प्लॉय है, ट्रेसपासर है, या वटेवर, तो उसको कस्टडी में लेके उसे भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिकल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी उस आर्टिकल्स के पोजीशन में पर्सन था उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो ये था हमारा सेक्शन 94 का सबसेक्शन 1, जिसमें मेनली ये बता रहा है कि किसी प्लेस के लिए, ऐसी प्लेस जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या फिर कोई फ्रॉड फोर्ज डॉक्यूमेंट होने का सस्पिशन है, उसके लिए सर्च वारंट कौन इशू करेगा, किसे इशू करेगा, और उसमें क्या क्या पावर्स डेडिकेट करेगा। सबसेक्शन 2 में देखिए स्पेसिफाई कर रखा है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल किसे कहा जाएगा। अभी अभी हमने बात की थी ना कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल को हम अभी आगे देखेंगे कि क्या आता है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में। तो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल वैसे तो आईपीसी में भी डिफाइंड है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में क्या क्या लिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे काउंटरफीट कॉइन। कोई जाली सिक्के वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, कलदार तैयार की जा रही है। पीस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मेटल टोकन एक्ट। मेटल टोकन एक्ट में स्पेसिफाइड है कि अभी किस तरह के मेटल्स को, कौन कौन से अलॉय को, कौन से मेटल्स को किस यूज़ में लिया जाएगा। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो काउंटरफीट कॉइन वाली ही बात आ रही है इसमें, भाई सेकंड पॉइंट में भी वैसे, लेकिन ये अलग से स्पेसिफाइज है कि पीसेज ऑफ मेटल अगर कोई ऐसे मिले हैं जिनके लिए कोई पर्टिकुलर मेटल टोकन एक्ट में स्पेसिफाइड है, अब जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसके लिए पर्टिकुलर लिमिट होती है कि कौन पर्सन कितना अपने पोजीशन में रख सकता है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें, तो वो सारे मेटल टोकन एक्ट में मेंशन है। फिर काउंटरफीट करेंसी नोट्स। काउंटरफीट कॉइन्स तो आपने इकट्ठे कर लिए, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में काउंटरफीट करेंसी नोट्स भी आएगा, काउंटरफीट स्टैम्प्स भी आएगा। फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह के कोई जाली दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। फॉल्स सील्स, कोई नकली स्टैम्प्स, सील्स वगैरह तैयार की गई हैं। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी 1860। सेक्शन 292 ऑफ 1860 हमने पढ़ा था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। किसी भी तरह का कोई अश्लील साहित्य वगैरह का प्रोडक्शन किया जाना, या फिर उसको सेल किया जाना, या फिर उसको स्टोर करके रखना, ठीक है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद में क्लॉज जी आता है, इंस्ट्रूमेंट्स और द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन इन क्लॉज ए टू एफ। ऊपर ए से लेकर एफ तक जितनी आर्टिकल्स बताई गई हैं, उन आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, भाई मान लो कोई फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने की मशीन है, या काउंटरफीट करेंसी नोट बनाने की मशीन है, तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में आ जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट्स और द मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन इन क्लॉज ए टू एफ, वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में। तो ये सारी चीज़ें कस्टडी में ली जाएंगी और मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट की जाएंगी। किसी भी स्टेज पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट लगता है आपको तो आप पूछ सकते हैं, है ना। सेक्शन 94 हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 93 में हमने क्या देखा था, सर्च वारंट इशू करने के लिए बारे में पावर्स वगैरह, और 94 में हमने देखा सर्च वारंट फॉर द प्लेस ऑफ वेयर द स्टोलन प्रॉपर्टी और द फोर्ज डॉक्यूमेंट्स कैन हैव बीन केप्ट। तो ये दो सेक्शंस हमने आज डिस्कस किए, सेक्शन 93 और 94। इन दोनों से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है तो आप अभी पूछ सकते हैं।
अदरवाइज सेक्शन 95 से हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी जस्ट इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से। उसके लिए मैं नया लिंक आपको ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। तो अभी जो हमने 2 सेक्शन कवर किए 93 और 94, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं।